कालू कौवा और इसका परिवार रहता था। कालू कौवा बहुत ज्यादा ही अमीर होता है। इसके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी ना थी। कालू कौवे को बहुत ज्यादा ही घमंड था, क्योंकि वो जंगल का सबसे अमीर पक्षी था। रानी, तुम तो बहुत नसीब वाली हो जो तुम्हें मुझ जैसा अमीर पति मिला है। बाकी सब पक्षी तो बड़ी मेहनत करके दाना ढूंढते हैं और तुम्हें तो बस हमारे खेतों से ही भोजन मिल जाता है जो तुम बैठे बैठे ही खाती हो। हाँ कालू जी, परंतु आपको अपनी अमीरी पर कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं करना चाहिए और न ही गरीबों का दिल दुखाना चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत गलत है। बस भी करो अब, मुझे तुम्हारा लंबा ज्ञान नहीं सुनना है। और इस तरह कालू कौवा रानी कौवी की बात टाल देता है। इसे गरीब पक्षियों को तंग करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता था। इसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। Please subscribe, like and press the bell icon. मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा ही गरीब थी और इसके दो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, जिन्हें मीनू चिड़िया बड़ी ही मुश्किलों से भोजन ढूंढकर खिलाती थी। मानो चिड़े सोनो चिड़िया, तुम दोनों अपने घोंसले में ही रहना। सर्दियों का मौसम बस आने ही वाला है और हमारा घोंसला बिल्कुल खुला हुआ है। मैं जंगल में तिनके ढूंढने के लिए जा रही हूँ ताकि हम अपने घोंसले को ऊपर से बंद कर सकें। ये कहकर मीनू चिड़िया जंगल में तिनके ढूंढने के लिए निकल जाती है। मीनू चिड़िया तिनके ढूंढती ढूंढती काफी ज्यादा थक जाती है और पास ही एक नींबू पानी की दुकान पे आ जाती है। कालू कौवा भी वहीं पर बैठा होता है। बुलबुल बहन, जल्दी से एक नींबू पानी का शरबत बना दो मुझे। मीनू चिड़िया, बस तुम एक ही गिलास नींबू पानी का पीना, क्योंकि तुम तो बहुत गरीब हो। तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं होंगे ना कि तुम ढेर सारा नींबू पानी पी जाओ। कालू कौवे, इतना घमंड करना भी अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही घमंड करने लगे हो। मैं देख रही हूँ तुम्हें। हाँ कालू कौवे, तुम अपनी अमीरी अपने घर पर जाकर दिखाना। तुम मेरे ग्राहक को बिल्कुल परेशान मत करो। बुलबुल की बात सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अबे गरीब नींबू पानी बेचने वाली बुलबुल मुझे समझाएगी कि मुझे घमंड करना चाहिए या फिर नहीं। बुलबुल, जल्दी से मुझे 4-5 गिलास नींबू पानी शरबत बनाकर दे दो। जल्दी करो। बुलबुल कालू कौवे को नींबू पानी बनाकर दिए जा रही होती है और कालू कौवा बहुत सारे नींबू पानी पी जाता है। कालू कौवे, जल्दी अब मेरे पैसे दे दो। तुम इतने सारे नींबू पानी क्यों पी गए हो मेरे? अरे भाई, अब क्या मैं तुम्हें इतने बकवास सड़े हुए नींबू के जूस के पैसे भी दूंगा? चलो भाई निकलो यहाँ से। देखो कालू कौवे, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। परंतु कालू कौवा बुलबुल की बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। बुलबुल बहन, तुम देखना, इस कालू कौवे को इसके घमंड की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों के बाद बर्फबारी का मौसम भी आ जाता है। जंगल में हर तरफ बर्फबारी हो रही होती है। परंतु मीनू चिड़िया इतनी गरीब थी, मीनू चिड़िया ने अभी तक अपना कोई भी लकड़ियों का पक्का घर नहीं बनाया था और वे बर्फबारी में ऐसे ही पेड़ पर बैठी होती है। मम्मा, मम्मा, हमारा घोंसला तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। बाकी पक्षियों ने अपने पक्के पक्के घर बना लिए हैं, लेकिन आपने अभी तक लकड़ियों का घर क्यों नहीं बनाया है? मनो चिड़ी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्द ही कुछ करती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और काफी ज्यादा चिंता में एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? इस बार तो बहुत ठंड पड़ गई है। मैं इस ठंड से अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? कहीं इस ठंडी की वजह से मेरे दोनों बच्चों की मृत्यु ही न हो जाए। तभी मीनू चिड़िया को सामने ही पेड़ पर कालू कौवे का पुराना टूटा फूटा घर दिखता है
मीनू चिड़िया कहती है। अरे वाह, अगर इस घर को मैं बिल्कुल ठीक कर दूं, तो मेरे बच्चे इस घर में बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और सर्दी से भी बचे रहेंगे। परंतु ये घर तो कालू कौवे का है और वे ये घर मुझे कभी नहीं देगा। लेकिन वे तो अब इस घर को देखने भी नहीं आता है। कालू कौवे को नहीं पता चलेगा कि मैं इस घर में अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। फिर मीनू चिड़िया बड़ी ही मेहनत करके उस घर की मरम्मत करने लगती है। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया उस घर को रहने के काबिल बना देती है और अपने बच्चों को लेकर उस घर के अंदर आ जाती है। मानो चिड़े सोनो चिड़िया, ये घर कितना अच्छा है, परंतु ये घर तो कालू कौवे का है और हम किसी से पूछे बिना उसका घर नहीं ले सकते हैं। इसीलिए मैं कल कालू कौवे के पास जाऊंगी और उससे ये घर किराए पर ले लूंगी। अगले दिन मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे को सारी बात बताती है। ये तुम क्या कह रही हो मीनू चिड़िया? अब क्या एक गरीब चिड़िया मेरे घर में रहेगी? नहीं भाई, तुम अपने बच्चों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ अभी। कालू कौवे, मैं तुम्हें उस घर का पूरा पूरा किराया दे दूंगी, बस वे घर तुम मुझे दे दो, वरना मेरे बच्चे तेज ठंडी से मर जाएंगे। कालू कौवा मीनू चिड़िया की एक बात नहीं मानता और वे फौरन अपने पुराने घर के पास आता है और वे मीनू चिड़िया के बच्चों को धक्के देकर अपने घर से निकाल देता है और अपने घर के ऊपर आकर जोर जोर से उछलने लगता है, जिस कारण वे घर काफी ज्यादा टूट जाता है। कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? अब मैं और मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कहाँ जाएंगे? मुझे क्या पता, मेरी बला से कहीं पर भी जाओ तुम सब, मुझे क्या है। लेकिन मीनू चिड़िया, आज के बाद तुम मेरी किसी भी चीज पर आंख उठाकर भी नहीं देखना। वैसे भी तुम गरीबों का तो यही हाल होना था। अब बैठी रहो अपने बच्चों के साथ इस ठंडी के मौसम में। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। काफी देर ठंडी में रहने के बाद मीनू चिड़िया के बच्चों की उसी समय मृत्यु हो जाती है और मीनू चिड़िया तो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है, कालू कौवे की वजह से आज मेरे बच्चे मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं उस कालू कौवे को कभी माफ नहीं करूंगी। अगले दिन कालू कौवा रानी कौवी से कहता है, रानी, मैं कुछ ही दिनों के लिए अपने भाई बबलू कौवे से मिलने के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। बस तुम अपना और मेरे इस अंडे का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इस अंडे में से बस हमारा बच्चा आने ही वाला है। बस इतना कहकर वे कालू कौवा दूसरे जंगल अपने भाई बबलू कौवे के पास चला जाता है। 2 दिन के बाद रानी कौवी के अंडे में से एक नन्हा सा कौवा निकलता है। रानी कौवी तो बहुत ज्यादा ही खुश होती है। हाय रे, मेरा नन्हा कौवा कितना सुंदर है। मैंने इस नन्हे कौवे का नाम राजू कौवा रखा है। जब कालू जी आएंगे तो राजू कौवे को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएंगे। 1 महीने के बाद कालू कौवा अपने जंगल में आ जाता है और अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि इसे सामने ही एक टूटे फूटे घोंसले पर कुछ नन्हे पक्षी खेलते हुए दिखते हैं। ये नन्हे पक्षी कितने गरीब हैं, फिर भी ये कितनी आवाजें निकाल रहे हैं। अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। इन्हीं नन्हे पक्षियों में राजू कौवा भी होता है, परंतु ना तो राजू कौवा अपने पिता को जानता था और न ही कालू कौवा अपने बेटे राजू कौवे को जानता था। गरीब पक्षियों के बच्चों, भला कोई इतनी जोर जोर से आवाजें निकाल कर भी खेलता है? तुम सबकी आवाजों की वजह से मेरे तो सर में दर्द हो गया है। अभी तुम सबको मजा चखाता हूँ। और वे कालू कौवा वे टूटा फूटा घोंसला उठाकर जमीन पर फेंक देता है। सभी नन्हे पक्षियों को उड़ना आता था, इसीलिए वे सब उड़ जाते हैं, मगर राजू कौवा अभी बहुत छोटा था। इसी कारण वे जमीन पे गिरने की वजह से
उसी समय मर जाता है। कालू कौवा अपने घर में रानी कौवी के पास आता है। रानी कौवी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रानी, हमारा अंडा कहाँ गया? हमारे अंडे में से तो अब तक हमारा नन्हा सा कौवा निकल गया होगा ना? हाँ कालू जी, हमारा नन्हा कौवा अंडे से कब का निकल गया है और वे तो अभी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया है। चले, मैं आपको उसके पास लेकर चलती हूँ। ये कहकर रानी कौवी कालू कौवे को लेकर राजू कौवे के पास चली जाती है। हाय रे, ये राजू कौवा पेड़ से नीचे कैसे गिर गया और ये तो मर चुका है। रानी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ तो कालू कौवे ने ही किया था। रानी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने राजू कौवे को किसी गरीब पक्षी का बच्चा समझकर पेड़ से नीचे गिरा दिया था, जिसके कारण हमारा राजू कौवा मर गया है। कालू जी, आपने बहुत बुरा किया है। ये आपको आपके घमंड की सजा मिल रही है। आपने मीनू चिड़िया के साथ भी कितना गलत किया था। बस बहुत हो गया है। मैं इतने घमंडी पति के साथ अब और नहीं रह सकती हूँ। कालू जी, मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ। ये कहकर रानी कौवी कालू कौवे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली जाती है। और अब कालू कौवा बिल्कुल ही अकेला हो गया था। उसे अपने घमंड की सजा मिल रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग घमंड करते हैं उनका हाल इस कालू कौवे की तरह ही हो सकता है। सर्दियों का मौसम आया हुआ था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जंगल के पक्षियों ने सर्दी से बचने के लिए अपने अपने लकड़ियों के पक्के घर तैयार कर लिए थे, जिसमें वे अपने परिवार के साथ रहते थे। सभी पक्षियों ने तो अपने लकड़ियों के घर तैयार कर लिए थे, लेकिन वहीं कालू कौवे और रानी कौवी ने अभी तक अपना घर तैयार नहीं किया था और वे ठंडी में अपने घोंसले में बैठे होते हैं। कालू जी, कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है। देखो ना, सभी पक्षियों ने अपने अपने लकड़ियों के घर बना लिए हैं, लेकिन एक तुम इतने कामचोर हो कि तुमने अभी तक अपना लकड़ी का घर नहीं बनाया है। तुम कब बनाओगे? रानी, सर्दी तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? जंगल का कोई भी पक्षी हमें अपने घर में आज के दिन रुकने नहीं देगा। बस कालू जी, बस करो। मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। तुम कहीं जाओ और जाकर भोजन लेकर आओ। जल्दी जाओ। रानी, इतनी सर्दी में हमें कौन भोजन देगा? और मुझसे तो अभी उड़ा भी नहीं जाएगा। कालू जी, सभी पक्षियों ने अपने घरों को भोजन से भरा हुआ है। क्यों ना आज रात को हम सभी पक्षियों के घरों से सारा भोजन चोरी कर लें। लेकिन हम भोजन चोरी कर कर कहाँ जाएंगे? हमें भोजन चोरी कर कर वापस अपने घोंसले में ही आना होगा और पक्षी सुबह हमें पकड़ लेंगे। नहीं नहीं कालू जी, हम पक्षियों का सारा भोजन चोरी कर कर जंगल की पास वाली गुफा के अंदर चले जाएंगे। वे गुफा में ज्यादा सर्दी भी नहीं होती है और उस गुफा में कोई रहता भी नहीं है। हाँ रानी, ये ठीक रहेगा। आज रात को हम सभी पक्षियों का भोजन चोरी कर लेंगे। मम्मा, बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है। नहीं बेटा, बाहर बहुत सर्दी है। तुम अभी बाहर खेलने नहीं जा सकते हो। तुम घर में ही आराम करो। मीनू चिड़िया ने भी अपने घर को भोजन से भरा हुआ था, क्योंकि मीनू चिड़िया को पता था कि सर्दियों के मौसम में भोजन ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जंगल में रात भी हो जाती है। सभी पक्षी भी अपने अपने घरों में आराम से सो जाते हैं। अच्छा हुआ रानी, तुमने ये लकड़ियाँ जला ली। हमें अब सर्दी थोड़ी कम लग रही है। कालू जी, सर्दी को छोड़ो। देखो रात हो गई है। चलो, जंगल के सभी पक्षी भी सो गए होंगे।
हम सभी पक्षियों के घरों में जाते हैं और उनका सारा भोजन चोरी कर लेते हैं। और फिर कालू कौवा और रानी कौवी पक्षियों के घरों में उनका भोजन चोरी करने के लिए चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा और रानी कौवी सभी पक्षियों का भोजन चोरी करके अपने घोंसले में आ जाते हैं। रानी, ये 2 पोटलियां भोजन से भर गई हैं। चलो हम अपने जंगल की पास वाली गुफा में चले जाते हैं। वहाँ हमें कोई पक्षी ढूंढ भी नहीं पाएगा। हाँ चलो चलो कालू जी, एक पोटली तुम उठा लो, एक मैं उठा लेती हूँ। चलो जल्दी करो। और फिर कालू कौवा और रानी कौवी जंगल की पास वाली गुफा की तरफ चले जाते हैं। रानी, इस गुफा में तो काफी ज्यादा अंधेरा है। मुझे तो कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो मैं लकड़ियाँ जलाता हूँ। और फिर कालू कौवा पास ही बड़ी लकड़ियाँ जलाता है और थोड़ी बहुत रोशनी हो जाती है। रानी, चलो हम यहीं पर ही सो जाते हैं। सुबह होते ही हम अपने लिए नया घोंसला बना लेंगे। और फिर कालू कौवा और रानी कौवी वहीं पर ही आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। जब जंगल के पक्षी उठते हैं तो वे देखते हैं उनके घरों से तो सारा ही भोजन किसी ने चोरी कर लिया है। अरे बाप रे बाप, मेरा भोजन कहाँ चला गया? मैंने कितनी ही मुश्किलों से जमा किया था। बाप रे, अब मैं क्या खाऊंगा? मानो चिड़ी, हमारा भोजन कहाँ चला गया? कितना सारा भोजन था। लगता है कल रात किसी पक्षी ने मेरा सारा भोजन चोरी कर लिया है। बाप रे, मेरे चने के बीज, भुट्टा और मेरे सरसों के बीज कहाँ चले गए? मैंने कितनी मुश्किलों से जमा किए थे। अब मैं क्या खाऊंगा? सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी जब सोकर उठते हैं तो वे देखते हैं उस गुफा में तो एक जालिम चील होती है। वे चील कालू कौवे और रानी कौवी को घूर घूर कर देख रही होती है। चील दीदी, आप इस गुफा में क्यों आई हो? इस गुफा में मैं और मेरी पत्नी ही रहते हैं। आप यहाँ से चली जाएं। बेवकूफ कौवे, इस गुफा में मैं कई सालों से रह रही हूँ और आज तुम दोनों इस गुफा में रहने के लिए आए हो। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है। काफी दिनों से मैंने किसी पक्षी का मांस नहीं खाया है। चलो आज मैं तुम दोनों का ही मांस खा लेती हूँ। चील बहन, आप हमें छोड़ दें। अगर आप हमें छोड़ देंगी तो आपको हमारे बदले में ढेर सारे पक्षियों का मांस खाने को मिलेगा। वो कैसे? मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी तो मुझे ढेर सारे पक्षियों का मांस खाने को कैसे मिलेगा? वो इसलिए कि मैं अभी जंगल में जाती हूँ और जंगल के सभी पक्षियों को कहती हूँ कि इस गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है। सभी पक्षी भोजन के लालच में इस गुफा में आ जाएंगे। फिर आप सभी पक्षियों का मांस खा लेना और हम दोनों को छोड़ देना। ये बात सुनकर तो उस चील के मुंह में और भी ज्यादा पानी आ जाता है और वे झट से कहती है, ठीक है कौवे, तुम जाओ और जाके सभी पक्षियों को भोजन की लालच में इस गुफा में लेकर आओ, जब तक कि तुम्हारी पत्नी मेरी कैद में है। ठीक है, मैं जाता हूँ। लेकिन चील दीदी, आप मेरी पत्नी को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम जल्दी जाओ। और फिर कालू कौवा पक्षियों के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, जल्दी चलो। हमारे जंगल की पास वाली गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है। देखो, ये सब पक्षी भी मेरे साथ ही उस गुफा में चल रहे हैं। चलो चलो, जल्दी तुम भी चलो। मनु चिड़े, मैं अभी कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। तुम घर से बाहर कहीं पर भी मत जाना। और फिर कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को लेकर जंगल की पास वाली गुफा की तरफ चला जाता है। और फिर कालू कौवा सभी पक्षियों को लेकर उस गुफा के अंदर आ जाता है। वे चील इतने सारे पक्षियों को देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। चील दीदी,
मैं सभी पक्षियों को ले आया हूँ। अब आप मुझे और रानी को छोड़ दें। इतने सारे पक्षियों का मांस खाऊंगी और खूब मजे करूंगी। पक्षियों, तुम सबको तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। कालू कौवे, मतलब तुमने हमसे झूठ कहा कि इस गुफा में ढेर सारा भोजन है। मीनू चिड़िया, मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा ना बोलता तो चील दीदी मुझे और रानी कौवे को मारकर खा जाती। चील बहन, मेरे 3 बच्चे घर पर ही हैं। मैं उनको तो लेकर आया ही नहीं। अगर मैं उनको ले आता तो आप उनको भी खा लेती। मुझे इस तोते के वे 3 बच्चे भी खाने हैं। जाओ तोते, जाके अपने बच्चों को लेकर आओ। लेकिन चील बहन, मैं गया और वापस ना आया तो आपका तो एक शिकार चला जाएगा ना। इसीलिए चील बहन, आप भी मेरे साथ ही चलो। ठीक है तोते, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। चलो। और फिर वे चील और तोता उस गुफा के बाहर आते हैं और वे चील एक बड़े से पत्थर से उस गुफा को बंद कर देती है। और फिर वे तोता चील को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। जाओ तोते, जाके अपने घर के अंदर से अपने तीनों बच्चों को लेकर आओ। चील बहन, अगर मैं घर के अंदर गया तो मैं घर का दरवाजा अंदर से बंद कर सकता हूँ और फिर आप मुझे नहीं खा सकती हो। इसीलिए आप मेरे घर के अंदर जाएं और मेरे बच्चों को बाहर लेकर आएं। ठीक है, मैं तुम्हारे घर के अंदर चली जाती हूँ। और फिर वे चील उस तोते के घर के अंदर चली जाती है। चील के अंदर जाते ही वे तोता फौरन अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और वे चील उस घर के अंदर कैद हो जाती है। तोते, इस घर में तो तुम्हारा एक भी बच्चा नहीं है। मतलब तुम झूठ कह रहे थे। हाँ चील बहन, इस घर में मेरा एक भी बच्चा नहीं है। मैंने आपको बेवकूफ बनाया है और आप मेरे घर में अब कैद हो गई हो। अब आप कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकल सकती हो। उस तोते ने चील को बेवकूफ बनाकर अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया था। और फिर वे तोता फौरन पक्षियों के पास गुफा की तरफ चला जाता है। वे तोता उस गुफा के पास आता है और वे पत्थर उस गुफा के पास से हटाता है। तोता उस गुफा के अंदर आता है और सभी पक्षियों को बताता है कि कैसे उस तोते ने चील को बेवकूफ बनाकर अपने घर में कैद कर लिया है। तोते, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने हम सब पक्षियों की जान उस जालिम चील से बचाई है। मीनू चिड़िया, मैंने तुम सब पक्षियों की जान बचाई है। इस कालू कौवे और रानी कौवी की नहीं। इस कालू कौवे और रानी कौवी को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। और फिर सभी पक्षी उस गुफा के बाहर आते हैं और उस बड़े से पत्थर से उस गुफा को बंद कर देते हैं और वे कालू कौवा और रानी कौवी उस गुफा में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। सभी पक्षी वे दोनों भोजन की पोटलियां लेकर अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। तोते, तुम्हारे घर में तो वे चील कैद हैं, इसीलिए तुम आराम से मेरे ही घर में रहो। और फिर इस तरह सभी पक्षियों को उस चील की कैद से आजादी मिल जाती है और सभी पक्षी खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं।